नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज सुबह जब सो के उठे और सारे अखबारों को देखा, तो अखबारों की पहले पन्ने पर एक ही तस्वीर थी, और वो तस्वीर थी मोदी जी के मैनिफेस्टो की। ये देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स की ये पहला पन्ना है। बीजेपी का संकल्प, मोदी की गारंटी और मैनिफेस्टो 2024, यानी कि बीजेपी का मैनिफेस्टो हर अखबार के पहले पन्ने पर है। ये देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया के भी पहले पन्ने पर वही चीज है, बीजेपी का संकल्प, मोदी की गारंटी, मैनिफेस्टो 2024। तीसरा अखबार, ये देखिए, इंडियन एक्सप्रेस, बीजेपी का संकल्प, मोदी की गारंटी, मैनिफेस्टो 2024। ये तीन अखबार आपको मैंने दिखाए, लेकिन अंग्रेजी अखबार के अलावा जितने भी हिंदी अखबार हैं, आज उनके भी फ्रंट पेज पर पहला जो पन्ना है वो मोदी जी की गारंटी यानी कि मोदी का मैनिफेस्टो है। सवाल ये उठता है कि अब चुनाव का पहला फेज परसों है, यानी कि पहला पहला चरण जो चुनाव का है वो 19 अप्रैल को है, और उसके ठीक 2 दिन पहले इस तरीके की कारपेट बॉम्बिंग करना बीजेपी के लिए ये किस बात का संकेत है? सवाल ये उठता है कि जमीन पर जो हालात हैं, क्या वो मोदी का साथ दे रहे हैं? सबसे पहला तो ये सवाल है। आप किसी भी इलाके में जाएं, और खासकर अगर यूपी की आप बात करें, तो तमाम जगहों से खबर आ रही है कि राजपूत, गुर्जर, क्षत्रिय सब मोदी के खिलाफ खड़े हुए हैं, और किसी के पास कुछ वजह है, किसी के पास कुछ वजह है। देश के बाकी हिस्सों में महंगाई, बेरोजगारी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसे मुद्दों का जो मैसेज है वो जनता में इस भयानक रूप से पहुंच रहा है कि आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने, और राहुल गांधी ने डंके की चोट पर कहा कि अभी तक तो मुझे लगता था कि बीजेपी को 180 सीटें आ जाएंगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि 150 सीटों पर ही बीजेपी सिमट जाएगी। उधर बीजेपी के कुछ नेता हैं राजस्थान में, कुछ वीडियोस अभी सामने आए हैं जहां पर राजस्थान की मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भीड़ को बैठा रहे हैं, हिंदुओं की कसम खिलाकर, महादेव की कसम खिलाकर उनको बैठाया जा रहा है भीड़ में, ये कहते हुए कि भाई बैठ जाइए, अगर आप हिंदू हैं तो बैठ जाइए। सवाल ये है कि बीजेपी के नेताओं को या फिर मोदी जी को आज लोग सुनना क्यों नहीं पसंद कर रहे? सवाल यह है कि क्या मोदी के मन की बात अब जनता को बिल्कुल पसंद नहीं है, और ऐसे में बीजेपी का क्या होगा? और जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक इंटरव्यूज में गलत चीजों को भी सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, वो आखिर क्या संदेश दे रहे हैं? मैं बात कर रही हूं इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का विरोध कर रहा है वो पछताएगा। तो आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है, जो कि देश के ही नहीं बल्कि विश्व के जाने माने अर्थशास्त्री यानी कि इकोनॉमिस्ट है, सोशल एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर है, और एक परिचय इनका ये भी है कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के पति भी हैं। डॉक्टर परकाला प्रभाकर इस समय हमारे साथ है। डॉक्टर प्रभाकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो अखबार मैं आपको दिखा रही थी सर, मोदी का संकल्प, मोदी की गारंटी, और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैनिफेस्टो भी निकाला। सवाल यह है कि मोदी का मैनिफेस्टो है या ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है? नीलू जी नमस्कार। पहले आपको और आपके दर्शकों को मैं नमस्कार बोलना चाहता हूँ, और साथ पे साथ ये भी बोलना चाहता हूँ कि मेरी हिंदी जो है बहुत कमज़ोर है, तो आप थोड़ा मेरे को मैं धीमी बोलूँगा, जी। तो आप थोड़ा टॉलरेट कीजिएगा। अच्छा, जो आपने जो बताया अखबार में विज्ञापन फ्रंट पेज पर बहुत पैसे लगेगा उसको, लेकिन आप ये समझना चाहिए कि बीजेपी के पास बहुत पैसे हैं। तो क्या ये सब अखबारों में हिंदी, अंग्रेजी और जो रीजनल लैंग्वेजेस तेलुगु, तमिल, मलयालम, ये सब अखबारों में ऐसी विज्ञापन लेके आना उनको उनके लिए कुछ खास बात नहीं है, क्योंकि इलेक्टर बॉन्ड के माध्यम से इनके पास हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे हुए हैं। तो आप उसका उसका कारण आप पूरा आप जानते हैं। तो कैसे आया, क्या 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 किया, ये सब आप जानते हैं। एक ये है, और दूसरा
देखिए 2014 में वो एनडीए, बीजेपी और धीरे-धीरे एनडीए को छोड़ दिया, बीजेपी को भी छोड़ दिया, मोदी सरकार कहने लगे और 2019 में भी मोदी सरकार की ज़िक्र हुई, एनडीए सरकार की ज़िक्र हुई नहीं, बीजेपी सरकार का भी ज़िक्र हुई नहीं। और अभी इस चुनाव से पहले, कुछ महीनों पहले अ, तुरंत पुराना एनडीए साथियों को इकट्ठा करके, बहुत लोगों को इकट्ठा करके, बहुत दल को इकट्ठा करके फिर एनडीए को खड़ा करने के लिए कुछ कोशिश हुई थी। तो उसके बाद फिर धीरे-धीरे अभी फिर आ गए वापस मोदी सरकार। अभी ये मोदी का गारंटी बोल रहे हैं, बीजेपी का गारंटी नहीं है और एनडीए का गारंटी भी नहीं है। अच्छा, और ये बात अभी जो बोल रहे हैं कि संकल्प पत्र बोल रहे हैं, पहले इसको बोलते थे क्या पत्र बोलते थे पहले? घोषणा पत्र बोलते थे। तो वो घोषणा पत्र तो छोड़ दिया, अभी संकल्प पत्र बोल रहे हैं। ठीक है, जो भी एक पत्र आया रिवाज ये था पहले कि हम 10 साल में ये किए थे और बाकी ये छूट गए हैं और आप और एक मौका हमको दे दीजिए, हम ये कर लेंगे। ऐसी इसका एक स्ट्रक्चर होता था पहले। अभी क्या है, वो 10 साल में आपने क्या किया है? आप 2014 में क्या-क्या वादे किए हैं, उसको कितने तक आपने फुलफिल कर सकते थे, किए थे? ये बिल्कुल ये बात नहीं है अभी, सुनने में आएँगे नहीं आपको कहीं भी। भाषण में नहीं आएँगे, पत्र में नहीं आएँगे, उनका बयान में नहीं आएँगे, उनका संदेश में नहीं आएँगे, उनका मीटिंग्स में नहीं आएँगे, कहीं भी नहीं आएँगे। देखिए लेकिन डॉक्टर पारकल मुझे ये बताइए कि फिर मोदी के संकल्प के मायने क्या हैं? जब वो यही नहीं बता पाए कि उन्होंने 10 साल में जो वायदे किए थे वो पूरे क्यों नहीं हुए, तो अब वो 2047 की बात कर रहे हैं और मैनिफेस्टो में किया किया कहा गया है कि देखिए हम तो 100 साल की तैयारी कर रहे हैं और हम बड़े-बड़े काम करने जा रहे हैं। इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संकल्प पत्र में और अपने इंटरव्यूज दोनों में कही है। अब मोदी के संकल्प के क्या मायने हैं? इसको कितना कोई मोदी के संकल्प पर विश्वास करेगा? देखिए कैसे विश्वास कर सकते हैं नीलू जी? अब मैं बता रहा हूँ। देखिए बीजेपी के अनुसार अभी देश का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? अहम मुद्दा क्या है? ये बेरोज़गारी के पास ज़िक्र करते हैं क्या? महँगाई के बारे में कुछ ज़िक्र ज़िक्र करते हैं क्या? और जो किसानों की बात करते हैं क्या? किसान लोग क्यों सड़क पर आ रहे हैं? सड़क पर क्यों हैं? और दिल्ली आने क्यों चाहते हैं और आप क्यों रोक रहे हैं? मणिपुर के बारे में कुछ ज़िक्र है क्या? जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ ज़िक्र है क्या? सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में कुछ ज़िक्र है क्या? हमारे देश में जो सबसे बड़ा माइनॉरिटी है मुस्लिम समुदाय, उनके बारे में कुछ ज़िक्र है क्या? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या संकल्प है? अब देखिए, अभी बोल रहे हैं कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था है विश्व में। अच्छा 5वीं अर्थव्यवस्था कैसे बन गए हम? हम यूनाइटेड किंगडम को, इंग्लैंड को पार करके उससे बड़ा बन गए हैं। अब आप जानते हैं, हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं, आपके दर्शक भी जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम एक विकसित देश है। आप मेरे को ये समझाइए, विकसित देश को आप ओवरटेक किए हैं, उसको पार कर दिए हैं, तो आप इसका मतलब क्या है? आप विकसित देश बन गए हैं क्या? लेकिन मोदी जी बोल रहे हैं 2047 में, 2047 में हम भारत को विकसित देश बनाएँगे। तो अभी क्या हुआ? अभी 5वाँ इकोनॉमी 5वाँ बड़ा इकोनॉमी बन गया ना,
तो इसका मतलब क्या है? हम अभी क्या है, अभी देखिए, आप जो भी कह सकते हो, लेकिन पर कैपिटा इनकम को आप हिंदी में क्या बोलेंगे? आपका दर्शकों को बोल दीजिए। उसमें हम 140वें स्थान पर हैं। तो 10 साल में आपने किया क्या? हमारा युवाओं के बीच में अभी जो बेरोज़गारी है, वो 26% है, और 20 या 25 उम्र के जो युवाओं हैं हमारा, उसमें बेरोज़गारी 40% है। और एक स्टैटिस्टिक आपको आपको दूँगा मैं। सारे बेरोज़गार जो लोग हैं, उसमें से कम 60% से 65% तक जो लोग बेरोज़गार है, उसमें वो युवा हैं, और पढ़ा पढ़ पढ़े-लिखे युवा हैं। तो नहीं, लेकिन जो हम बात आप बोल रहे हैं जो डॉक्टर पाराकाला, उससे तो बहुत क्लियर है कि जो भी इकोनॉमिक इश्यूज के फ्रंट पर जो भी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी हैं या जिसका उन्होंने विश्वास दिलाया था, वो चीजें पूरी नहीं हुई हैं और आज का युवा, आज के समाज का हर वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज है, खफा है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि वो किस नाम पर गारंटी दे रहे हैं। पूरे देश में वो किसी के हिस्से में कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी भाषण में वो एक ही बात कर रहे हैं, ये तो मोदी की गारंटी है। वो उस दिन संकल्प पत्र जब उसको जारी कर रहे थे, उस दिन भी बोला उन्होंने, और अपना सीना ठोक ठोक कर बोलते हैं ये तो मोदी की गारंटी है। अरे इस मोदी की गारंटी का मतलब क्या है सर? मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि इस मोदी की गारंटी का क्या मतलब है? मोदी का गारंटी अभी तक आप देखिए, उसका मतलब कुछ भी नहीं है। तो मोदी का गारंटी का मतलब ये पालन नहीं करेंगे। तो इसका इस अभी तक तो जो वायदा किए हैं, एक एक भी नहीं आप उन्होंने निभा नहीं पाए। एक भी। जो जो खास मुद्दे हैं हमारे सामने, और ये संकल्प पत्र में उनका देश के बारे में क्या राय है? देश की क्या मुद्दे हैं? अहम मुद्दे क्या है? उनका प्रॉब्लम्स क्या है? उसके बारे में कुछ ज़िक्र है क्या? नहीं है। तो मोदी का गारंटी का मतलब इस इ आप देखिए, मोदी का गारंटी का मतलब कुछ भी नहीं है। ये यकीन करने की बात नहीं है। लेकिन उनके पास पैसे हैं, डॉक्टर उनके फरकला, पास जब जब अपने पब्लिक रैलीज में, अपने भाषण में, अपने इंटरव्यूज में जब बार बार वो मोदी की गारंटी की बात करते हैं, तो जनता अब किस रूप में मोदी जी को लेती है? क्या जनता ये सोचती है कि ये तो पहले भी झूठ बोल रहे थे और अभी भी झूठ ही बोल रहे हैं, तो अब मोदी की गारंटी का मतलब क्या झूठ है जनता की नजर में? नीलू जी, मैं एक बात बताऊँ? मैं बहुत सारे प्रांत घूम रहा हूँ। मैं आज ही अभी-अभी मैं चेन्नई से आया हूँ। इससे पहले आप देखिए, मैं गोरखपुर से अहमदाबाद, कलकत्ता, दिल्ली, बहुत जगह मैं घूम रहा हूँ आजकल, पिछले 6-7 महीनों से। मैं एक बात बताऊँ? आप यकीन नहीं करेंगे शायद। ये बात ये है कि लोगों में ये मोदी का फटीग आ गया है। आप क्या बोलते हैं इसको? थकान। थकावट, हम्म। थकान आ गया है। अरे! बहुत बोलते हैं, कुछ करते नहीं। आज बोलेंगे, कल कुछ करेंगे, 10 साल के बाद कुछ करेंगे, 5 साल के बाद कुछ करेंगे, अच्छे दिन लाएँगे, विकसित देश बनाएँगे। ये बोलते रहेंगे, कुछ करते नहीं। ऐसी बात अभी सुनने में आ रहे हैं। और ये मोदी फटीग है ना, आप क्या बोले थे? मोदी मोदी थकाव थकान। थकावट हो गई है मोदी। हाँ। हाँ, ये थकावट, थकान, ये ये बहुत सुनने में आ रहे हैं। बहुत जगह में लोग ये पूछने लगे हैं, ये सिर्फ बोलते हैं, कुछ करते हैं? पहले ये उनका बोलने का जो तरीका है ना, वो अच्छा लगता था।
लेकिन काम नहीं हो रहे हैं। उसके बाद लोग सोचने लगे और अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं कि ये बोलता तो अच्छा है, लेकिन कुछ करते नहीं। ये कितने साल इनका बोल सुनेंगे हम? हुँ। कितने साल उनके भाषण सुनेंगे हम? तो इसका मतलब ये है कि लोगों ने इस ये बातों का झूठ है ना, इसके पीछे जो झूठ है, कुछ करते नहीं, ये लोगों ने रियलाइज़ कर दिया है। ये इसको जान गए हैं। लेकिन डॉक्टर पारकला एक चीज ये भी है, आप देखिए बार बार हर जगह इनके हर क्रिएटिव में बीजेपी के मोदी की गारंटी का शब्द है लिखा हुआ है, हर जगह मोदी की गारंटी है। क्या मोदी जी ने अपने हाथों से, आपको लगता है कि बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी उसको खत्म कर दिया है? क्योंकि बीजेपी का कहीं नाम नहीं है, केवल और केवल हर जगह मोदी जी विद्यमान है, हर जगह मोदी जी एग्जिस्ट कर रहे हैं, बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, हाँ, मैं वही बोला था ना, पहले एनडीए था, वो मिट गई। बीजेपी वो उनकी भी ज़िक्र नहीं है। और आप देखिए, बीजेपी का जो वरिष्ठ नेता थे, उनका ही प्रधानमंत्री रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, उनका भी ज़िक्र नहीं है। ऐसे बोल रहे हैं हमको अभी देश को ऐसे बोल रहे हैं कि 214 में भारत का इतिहास शुरू हुआ। इससे पहले 2000। या कुछ कुछ नहीं था इससे पहले, ऐसे ही बोल रहे हैं। और देखिए, ये बात भी मैं बोलना चाहता हूँ कि एक नेता के बारे में अपने आप और उनके दल और उनके जो साथ जो लोग हैं, वो उनके बारे में बहुत ज़्यादा बोलने से तब फ़ायदा होता है, जब उनका डिलीवरी भी अच्छा है। अगर डिलीवरी अच्छा नहीं है, आप जितना ज़्यादा बोलेंगे, उतना नुकसान होगा। यही होने जा रहा है अभी। आप ओवर एक्सपोज़ करेंगे ना, ओवर एक्सपोज़ करने से लोगों को ये पता चलेगा, अरे! जहाँ देखो इन्हीं का है, लेकिन कुछ ज़मीन पर कुछ हो नहीं रहा है। तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँचेगा भाजपा को और साक्षात प्रधानमंत्री जी को। आपने कहा कि मोदी जी ने अपने आप को ओवर एक्सपोज किया और उसी का नुकसान पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। मैं अब जी। आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो ओवर एक्सपोजर है मोदी जी का, हर जगह मोदी, उनके आगे पीछे दाएं बाएं कोई और व्यक्ति नहीं है बीजेपी में, केवल और केवल मोदी जी है। अगर मोदी जी को आज वोट नहीं डालती है जनता, या मोदी जी के नाम पर अगर वोट नहीं डालती हो, जो कि आप भी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी अब फ्लॉप हो चुका है, लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे, तो बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी उस पर क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि मोदी जी पर अब कोई भरोसा नहीं कर रहा है और बीजेपी के नेता कहाँ हैं ये किसी को पता नहीं है। तो मोदी जी का जो ये पूरा जो एक उनका जो एक तानाशाही रूप था कि केवल और केवल वो और दूसरा कोई नहीं, इसका असर बीजेपी पर क्या पड़ेगा आपके हिसाब से? मैं ये सोच रहा हूँ, ये चुनाव हारने के बाद बीजेपी बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही गहरा दिक्कत में पड़ेगी। कैसे सर? क्योंकि पार्टी और पार्टी की छवि पूरा खत्म कर दिया ना। पार्टी का ज़िक्र नहीं है, पार्टी का इतिहास का ज़िक्र नहीं है, पार्टी का आइडियोलॉजी का ज़िक्र नहीं है। स हर जगह मोदी, मोदी, मोदी का चल रहा है। अगर ये चला, तो पूरा एक एक इंसान के ऊपर संगठन डिपेंड हो गया और उसके बाद जनता ने उस दल को, उस नेता को सज़ा दिया। सज़ा मिलने जा रहे हैं और बहुत कड़ी सज़ा मिलने जा रही है। और उसके बाद इसको पूरा फिर से खड़ा करना बहुत मुश्किल की बात है। उस संगठन को खड़ा करना
बहुत मुश्किल की बात है। यानी कि जो बात आप कह रहे हैं डॉक्टर परकला, क्या मैं ये कंक्लूजन इससे निकालूं कि मोदी जी ने बीजेपी को अपने ही हाथों से, अपनी ही लालच में एक तरीके से बीजेपी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है? ये ऐसे ही लगता है ना। अब देखिए, भाजपा का जिक्र कहाँ है? भाजपा का सिद्धांतों का जिक्र कहाँ है? कहीं भी नहीं है ना। और उनका पहले जो नेता थे, उनका जिक्र भी नहीं है अभी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक इंसान, एक व्यक्ति, मेरे ख्याल में, मेरे सोच में ऐसी सोच, ऐसी आइडियोलॉजी बीजेपी के इतिहास में कभी था नहीं। देखिए, मैं बल्कि डॉक्टर परकला, मुझे ये बताइए कि जो बीजेपी के, अगर आप जो प्रचार वाले जो वीडियोस हैं उनमें आप देखें, आप ये देखें, हमने लोगों को टॉयलेट्स बनवाया, हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, हमने लोगों के लिए घर बनवाया, पक्का हाउसेस बनवाया। ये तमाम चीजें वो उपलब्धियों में गिनाते हैं। राम मंदिर को एक उपलब्धि बताते हैं। वो ये कहते हैं कि देखिए पूरा विश्व भारत के स्टेटस को देखकर गदगद हो रहा है। ये तमाम चीजें वो अपनी उपलब्धियों में बता रहे हैं। अब जनता क्या इन इश्यूज को सीरियसली लेगी, या फिर जनता को कुछ और चाहिए और जनता वो विकल्प ढूंढ रही है जो कि ऑपोजिशन पार्टीज दे रही है? ऑपोजिशन ये कह रहा है कि भाई देश को संविधान, अपने पास संविधान की जरूरत है, हमें लोकतांत्रिक मूल्यों की जरूरत है, आज हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए। इन्हीं बातों को राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के तमाम लोग कह रहे हैं। और मोदी जी किसी दूसरी बिल्कुल राह पर है। तो आज जनता किसकी बात मानेगी, मोदी जी की या फिर इंडिया अलायंस की? नीरू जी, हम मोदी वर्सेस कौन, भाजपा वर्सेस कौन सी दल, एनडीए वर्सेस कौन सी गठबंधन, ऐसी दृष्टि से देखने में आपको भारत का नक्शा ठीक से नजर नहीं आता। मेरे सोच ये है कि अभी जो भी है सरकार, आप मोदी सरकार बताएंगे, भाजपा सरकार बताएंगे, या एनडीए सरकार बताएंगे, आप आपका अभी जो जो 10 साल से जो सरकार चल रही है देश में, उनका जो चाल था अभी तक है, वो जनता सहेगी या नहीं सहेगी, ये सवाल ये है। तो ये सरकार वर्सेस जनता की मामला है ये अभी। ये दल का मामला नहीं है, ये गठबंधन का मामला नहीं है। एक लेकिन सरकार नेता, तो किसी न किसी की बनेगी ना सर। अगर मोदी जी नहीं रहेंगे या मोदी जी की सरकार नहीं रहेगी तो कोई ना कोई तो दल सरकार बनाएगा। बढ़ाएगा, लेकिन आप जनता ये नहीं सोच रहे हैं वो किसको बनाएंगे या कौन सी नेता है ये, इसमें ये इसके इसके जगह में कौन किसको लाएंगे, ऐसा नहीं, इसको हटाना है। ये आप ये कह रहे हैं कि वोटरों के मन में इस समय एक ही भावना है और वो है मोदी को हटाना। जी, वही मैं सुनने में, मेरे को यही वही सुन में आ रहे हैं। और एक बात बताता हूँ, आपने इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग मुद्दे आपने उठाया। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना सरकार। अच्छा, 80 करोड़ राशन क्यों दे रहे हैं आप? मुफ्त में 80 करोड़, अब 82 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं मुफ्त में, क्यों? क्योंकि वो लोग आपके ही हिसाब से, वो लोग उनके उनके राशन को खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। क्यों पैसे नहीं हैं? पैसे इसलिए नहीं हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। पैसे इसलिए नहीं है, उनका खेती बाड़ी ठीक से नहीं चल रहा है। पैसे इसलिए नहीं है, उनके धंधा, उनके छोटा छोटा व्यापार है ना, वो ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए आपको राशन देना पड़ रहा है।
और एक तरफ आपने राशन दे रहे हैं, राशन दे के आप बोल रहे हैं हम इतने लोगों को, इतने करोड़ों लोगों को हम राशन दे रहे हैं, और दूसरे ओर आप ये बोल रहे हैं कि देश में विकास हो रहा है। आप देखिए, आप मुफ्त में राशन दे रहे हैं, अब बोल रहे हैं देश में विकास हो रहे हैं। विकास हो रहा है तो लोगों ने राशन उनका खुद खरीदेंगे, उनके पास पैसे होंगे, एक। और दूसरी बात यह है कि देश में जो असमानता है, इनइक्वालिटी है, इतना सीरियस इनइक्वालिटी है, इतना सीवियर इनइक्वालिटी है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने ये रिपोर्ट दिया है कि 1% लोगों के पास 22% आमदनी है अभी देश में, और 1% लोगों के पास 40% एसेट्स है। एसेट्स को क्या बोलते हैं आप? मुझे भी इसकी हिंदी नहीं आती, बट हाँ, एसेट्स एंड लायबिलिटीज अगर आप बात करें तो एसेट्स, आप उसकी बात कर रहे हैं। एसेट्स, हाँ। और एक स्टैटिस्टिक आपको देता हूं, और एक डेटा पॉइंट आपको देता हूं कि ये असमानता जो है ना, ये असमानता ब्रिटिश लोगों के शासन के दौरान भी इतना असमानता नहीं है। 100 साल में बहुत ज्यादा असमानता अभी ये 10 साल में है। इसका वो उनका रिपोर्ट है। आप नहीं, आप तो आप ये कह रहे हैं डॉक्टर परकला, अलाउ मी टू इंटरप्ट यू, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आपने कहा कि इतनी असमानता या इतनी इनइक्वालिटी ब्रिटिश काल में भी नहीं थी जितनी कि हमने इन 10 सालों में देखी है। बेशक नीलू जी, बोलने में बहुत सफल हुए हैं और ख्वाबों दिखाने में बहुत कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन काम करने में और लोगों का जो शोषण है ना, लोगों का जो प्रॉब्लम्स है ना, उसको हल करने में बहुत ही इनकॉम्पिटेंट है। मैं और एक बात आपको मैं बताता हूँ, नॉट ओनली इनइक्वालिटी, सिर्फ असमानता नहीं है। अब देखिए, अभी सरकार की ही आंकड़ों से हमको पता चल रहा है अभी कि अभी इतिहास में इतना कम हाउस होल्ड सेविंग, बचत जो होता है ना आपके घर में और हमारे घर में, इतना कम बचत कभी भी हुआ नहीं। हिस्टोरिकली लो बचत, एग्जैक्टली। 5%। और लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी को क्या बोलते हैं? हमारा जो जो ऋण है हाउस होल्ड में, हमारे घरों का हम्म। ऋण है, वो सबसे ज्यादा है हिस्टोरिकली। इतिहास में इतना ज्यादा लायबिलिटी कभी था नहीं। 40% लायबिलिटी और सिर्फ 5% बचत। लेकिन और डॉक्टर फातिला, ये सारी विषमताएं होने के बाद जो आप डेटा फिगर्स बता रहे हैं कि इतनी इनइक्वालिटी नहीं थी, इतना डेट नहीं था, इतनी लाइबिलिटीज हाउस होल्ड्स पर कभी नहीं थी जितनी कि इन 10 सालों में हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा ऐसा सपना दिखाते हैं जो आपने खुद कहा कि केवल और केवल उन्होंने सपने दिखाए हैं। तो क्या मैं आपसे एक सवाल, जो कि बहुत ही ब्लंट सवाल है, मैं पूछूं कि क्या जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनता से झूठ बोलते आए हैं, क्या वो देश के सबसे झूठे प्रधानमंत्री हुए हैं अभी तक के? बेशक, आप देखिए, अब 2014 से लेकर अभी तक जो बोल रहे हैं कि 2 करोड़ हर एक साल रोजगार दे देंगे, तो झूठ या नहीं? और 50 लाख से लेकर के 20 लाख तक हर एक बैंक अकाउंट में वो काला धन लाके, विदेशों से काला धन लाके आपको दे देंगे, और किसानों का आमदनी 2 गुना करेंगे। ये सब क्या है? ये सपना दिखाया है, ये झूठ बोला है। बहुत लोगों ने उम्मीद किए हैं, उम्मीद फैला रहे हैं, अभी भी उम्मीद फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए नीलू जी, ये हमारे यहाँ एक कहानी है, वो शेर का। अब देखिए, अब आप सुना होंगे, आप आपके पास भी होंगे, आपके यहाँ भी होंगे। अब एक
एक एक आदमी चिल्ला रहा था, शेर आ गया, शेर आ गया। एक बार लोगों ने सब तैयार हो गया, दूसरी बार भी तैयार हो गया, और तीसरी बार उनकी बात कोई विश्वास नहीं किया, यकीन नहीं किया। तो एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीसरी बार तो होगा नहीं ना। कितनी बार? क्योंकि यानी कि आप कह रहे हैं कि इस बार जनता को मोदी जी का झूठ समझ में आ गया है, और इस बार मोदी जी के चक्कर में इस बार जनता नहीं पड़ेगी और वो मोदी जी के नाम पर वोट नहीं डालेगी, आप ये कह रहे हैं? साफ साफ अभी लोगों को पता चल गया है। अब आज बोलेंगे 2045 के बारे में, आज बोलेंगे 2030 के बारे में, आज बोलेंगे 2024 के बारे में, आज के बारे में, कल के बारे में, कल आपने क्या किया था, आज क्या कर रहे हैं, कल क्या करेंगे आप, ये नहीं बोल रहे ना। आपका आपका रिकॉर्ड क्या है? आपका रिकॉर्ड इतना कमजोर है। आपको देखिए, 10 साल शासन करने के बाद आपके पास जनता को बोलने के लिए हम 10 साल में ये किए हैं, एक लफ्ज भी नहीं है आपके पास, है? एग्जैक्टली। तो नहीं, हम लोग आपको जी, नहीं डॉक्टर परकला, आपने आपने बहुत सारा डेटा दिया, आपने ये बताया कि किस तरीके से अब मोदी जी पर लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन अब मोदी जी की स्टाइल ऑफ वर्किंग पर भी मैं थोड़ा बात करना चाहती हूँ आपसे। अभी आपको लगता है कि क्या जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इस समय मोदी जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं? चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा हो, चाहे ईवीएम्स और वीवीपैट का मुद्दा हो, या फिर जिस तरीके से अभी परसों तरसों की बात है, 21 रिटायर्ड जजेस ने चिट्ठी लिखी है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को, ये कहते हुए कि देखिए न्यायपालिका की गरिमा को बचाने की जरूरत है। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के साथ, जो अपने निजी लाभ के लिए देश को एक तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यायपालिका को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके का प्रेशर क्यों डाला जा रहा है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पर? क्या आपको लगता है कि कारण ये है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ मोदी जी के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती है? नीलू जी, हम ये नहीं भूलना चाहिए कि इससे पहले ये रिटायर्ड जस्टिसेस नहीं है, उस समय सर्विंग जस्टिसेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, आप मत भूलिए। सर्विंग जी, जस्टिसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट किए थे, और उसके बाद अभी ये देख रहा है हम, है ना? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट, बहुत लोग कुछ जस्टिसेस के नाम लेकर बोल रहे हैं, वकीलें बोल रहे हैं, बहुत सारे रिटायर्ड जस्टिसेस भी बोल रहे हैं ये वो बेंच में ठीक नहीं होगा, ये बेंच में ठीक नहीं होगा, उस जस्टिस के पास ठीक नहीं होगा। ऐसी ऐसी प्रश्न, ऐसी सवाल उठना देश के लिए अच्छा है क्या? अच्छा, और एक बात मैं बताता हूं आपको। प्रधानमंत्री आपको क्या लगता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ से मोदी जी क्या चाहते हैं? देखिए, अभी तक मैं ये वही बताना जा रहा हूं। अभी तक देखिए, ज्यादा जस्टिस के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के बारे में और जुडिशरी के बारे में ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। आपको भी ठीक नहीं, हमको भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये सब लिटिगेशन में हम जाने का नहीं। लेकिन इतना मैं बोल सकता हूं कि ऐसी सवाल उठना ठीक नहीं है, एक। दो, इलेक्ट्रल बॉन्ड की डिसीजन आया, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का डिसीजन रोकने के लिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड का डिटेल्स बाहर प्रकाशित होना होने का रोकने के लिए सरकार ने इतना कोशिश किया, आप जानते हैं, फिर भी बाहर आ गया। तो आने के बाद एक तमिल टीवी को और इसके बाद एएनआई को प्रधानमंत्री बोल इसमें इंटरव्यू में बोले थे कि जो लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड को विरोध किया, वो लोग तुरंत, जल्दी ही पछताएंगे। अच्छा, मेरा सवाल ये है, आपके
प्लेटफॉर्म के माध्यम से यही मैं पूछना चाहता हूँ, लोग इसके बारे में थोड़ा सोचें। ये बात है कि कौन पछताएगा? नीलू जी पछताएंगी, ये परकाला पछताएगा? अब छोड़ दीजिए, अब हम तो छोटे लोग हैं, लेकिन इसको विरोध ने किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने किया ना, तो सुप्रीम कोर्ट पछताएगी। और नहीं, जो वो क्या कहना चाह रहे हैं? अगर आप जो कह रहे हैं एक कि क्या सुप्रीम मेरे कोर्ट को मेरे को पूरा करने दीजिए। और 4-5 जस्टिसेस इसमें इसके बेंच पर बैठे हैं, वो लोग पछताएंगे, चीफ जस्टिस पछताएंगे। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब मैं ये निकाल रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक थ्रेट दे रहे हैं। देखो, मैं जो लोग इसको विरोध किए हैं, जो लोग उसको आलोचना किए हैं, उन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। इसका मतलब ये है, मेरे समझ में यही है। तो लेकिन ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही डॉक्टर परकल, आई एम रियली टेम्प्टेड टू आस्क यू कि जब वो ये कहते हैं कि जो भी विरोध कर रहा है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर वो पछताएगा, तो क्या उनका टारगेट जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ है? क्योंकि उन्होंने फैसला जो कि बीजेपी के अनुकूल नहीं है, मोदी जी के अनुकूल नहीं है, मोदी जी को फेवर नहीं करता वो फैसला, इसलिए वो अब निशाने पर क्या जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को ले रहे हैं? क्या उनको टारगेट कर रहे हैं मोदी जी? ये सवाल को मैं सीधा जवाब देना ठीक है क्या? ऐसा मैं बोल सकता हूँ। लेकिन इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि अब तक सुप्रीम कोर्ट को, उधर जस्टिसेस को, इधर उधर कुछ तो कुछ किए हैं ये लोग। इनको देखिए, ये चैलेंज आज का चैलेंज नहीं है। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के प्रति जो पिटिशंस आए हैं 218 से पेंडिंग है। जो लोग पेंडिंग किए हैं वो लोग जानबूझकर या नहीं जानबूझकर, नोइंगली और अननोइंगली बोलते हैं ना, उसका नतीजा सरकार के और मोदी जी के फेवर में गया। तो अभी इसको जो डिसीजन आया, इसलिए सरकार को इतना नुकसान हो रहा है और भाजपा को इतना नुकसान हो रहा है, इसीलिए आपका सर, लेकिन प्रधानमंत्री। आप कैसे कह सकते हैं? आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को और मोदी जी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा? जी देखिए, नीलू जी, बहुत दोस्त मेरे से पूछते हैं कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का डिटेल्स है, जो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का डिटेल आम जनता को समझ में आती है क्या? तो मेरा जवाब ये है कि इसका डिटेल्स, इसका न्यूएंसेस, इसका इसका क्या है, इसका गहराई क्या है, ये शायद नहीं समझ में आते हैं। आपको भी शायद नहीं आते, मेरे को शायद नहीं। लेकिन इतना तो बात पक्की हो गए हैं कि लोगों में बहुत बहुत तेजी से ये बात चले गए हैं। बहुत ही बहस हो रहा है। आपका आपका टीवी नहीं दिखाएंगे, आपका अखबार नहीं छपेंगे, ये छोड़ दीजिए। लेकिन समाज में अभी इतना बहस हो रहा है कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत पैसे एक हाथ से दूसरे हाथ तक चले गए हैं, और ये सब एजेंसीज को मोदी सरकार ने इस्तेमाल करके बहुत पैसे लूट लिए हैं। इसका ये बात बहुत तेजी से चल रही है। और ये इतना समझ में आया कि इसके वजह से देखिए अभी तक क्या है, अभी तक कुछ भी सफल नहीं हुआ। लेकिन ये रहा, लोगों के मन में ये रहा कि ठीक है, लेकिन भ्रष्टाचार तो नहीं है, अच्छे लोग हैं। ऐसी बात था पहले। ते इलेक्ट्रल तो लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड के बाद ये बात बहुत ही एस्टैब्लिश हो गया है, बहुत ठीक से ये स्थापित हुआ है कि ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री है। और ये अभी जो सत्तारूढ़ दल है
बहुत ही सबसे ज्यादा इतिहास में सबसे ज्यादा केवल देश में नहीं लेकिन विश्व में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी सत्तारूढ़ दल है, सत्तारूढ़ और सरकार है और प्रधानमंत्री है। ये आपने साबित हो 2 बड़ी बातें कही। आपने 2 बड़ी बातें कही। आपने कहा कि ये मैसेज सबके बीच में चला गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजाद भारत के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी आजाद भारत की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। आई वुड वांट यू टू रिपीट दिस। इनकॉम्पिटेंट ये देखिए, इनकॉम्पिटेंट ये बात पहले भी जानते थे लोग, लेकिन इतना सोच ठीक है, लेकिन अच्छे लोग हैं, भ्रष्टाचारी नहीं है, ऐसी बात चलती थी। लेकिन अभी इनकॉम्पिटेंस के साथ भ्रष्टाचारी ये लोग, ये बात भी आ गए ना, इसीलिए बहुत कड़ी सजा मिलेगी ये दल को, ये प्रधानमंत्री को। वोट नहीं देगी, हराएगी। जब आप कहते हैं कि वोट नहीं देगी तो आपको क्या लगता है कि इस बार तो मोदी जी 400 पार 370 का आंकड़े की बात कर रहे हैं, कितने वोट पर सिमटेगी बीजेपी आपके हिसाब से? नीलू जी, अगर मोदी जी और भाजपा के नेताओं ने 370 और 400 पार नहीं कहे होंगे, आप जैसे लोग ये बहस कर किए होंगे, अब ये बहस कर रहे होंगे कि अगर भाजपा इस बार जीतेगी नहीं जीतेगी, एनडीए की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री होंगे या नहीं होंगे, ऐसी बहस करते थे आप। लेकिन ये अच्छे एक एक अच्छे क्या स्ट्रैटेजिक बात है कि 370 आएगा और 400 पार जाएंगे, ऐसी बात बोलने के बाद आप जैसे लोग ये बहस शुरू किया है, 400 पार हो सकता है क्या, 370 पा सकते हैं क्या, ऐसी बात बोल रहे हैं आप। तो अब देखिए डिबेट का टर्म शिफ्ट हो गया ना। अब नहीं, और ना, आपने कहा कि 6 महीने एक ओके, और बात, ओके। एक और बात, हाँ, एक और बात। बोलिए। अब देखिए, 370 पाने के लिए कितने सीट में लड़ना चाहिए भाजपा? अब देखिए, कितने सीट में लड़ रहे हैं। उस इतना बड़ा गठबंधन के बाद आप इतने लोगों को इकट्ठा किए हैं, आप कितने लड़ेंगे? और उसमें से आपका जो स्ट्राइक रेट है ना, वो कितना रहेगा? 70 रहेंगे, 80 रहेंगे, 90 रहेंगे, उतना जीत सकते हैं क्या? संभव है क्या? तो ये बात है, ये पूरा हवा में बात है, हवा का बात है ये। नहीं, लेकिन डॉक्टर परकला आप खुद कह रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप देश के अलग-अलग इलाकों में जा रहे हैं। आपके हिसाब से बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी? बीच कई लोग अब आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें राहुल गांधी ने ये कहा कि पहले तो मुझे लगता था कि 180 सीटें बीजेपी को मिल जाएंगी, लेकिन अब तो जिस तरह से जमीन से रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी 150 सीटों पर सिमट जाएगी। क्या आपका भी यही आकलन है? नहीं, देखिए, मेरा मेरा अनुमान जो है ना, वो मैं लोगों में दौरा करने पे और लोगों से बात करने पे और सब सेक्शंस का, इसके आधार पर मेरा अनुमान है। मेरा क्वांटिटेटिव स्टडी नहीं है। मैं कुछ ये लोग जो है ना ओपिनियंस पोल्स करते हैं, ऐसे मेरा प्रोफेशन था वो, लेकिन इस बार मैं कुछ किया नहीं। मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ। मैं एक सेंस है। मैं इसका बेसिस में बताऊंगा। अब देखिए, भाजपा को हिस्टोरिकल हाई जो है रहता था, 20-22% रहता था, और 2014 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन, यूपीए 2 इतना करप्ट हो गया, उसका 2G स्कैम था और उसका CWG स्कैम था और बहुत सारे स्कैम था और पॉलिसी पैरालिसिस हो गया, महंगाई बढ़ गई, ये सब सब चीज आ गए ना सामने। और उसके बाद मोदी जी वाइब्रेंट गुजरात, गुजरात मॉडल, उसका
बहुत पब्लिसिटी दे करके और सोशल मीडिया और पब्लिसिटी, इमेज बिल्डिंग, ये सब करने के बाद वो 20-22% को उन्होंने और 5-6% जोड़ दिया। उसका पीक था। बहुत मेहनत के बाद, बहुत पैसा खर्च करने के बाद, और 19 में आपको बालाकोट या पुलवामा के वजह से आपको कुछ मिला है। लेकिन अभी जो मिडिल क्लास जो लोग, मध्य वर्ग का जो लोग हैं और शहर में रहते जो लोग हैं और ट्विटर में और सोशल मीडिया में एक्टिव रहते जो लोग हैं और बाहर जाके आएंगे वो लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, ये सब 2014 के बाद भाजपा को और मोदी से जुड़े हैं। वो लोग ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के बाद और 10 साल पे कुछ काम हुआ नहीं, ऐसी सोच आने के बाद पीछे हट रहे हैं भाजपा से। ये लोग हटने के बाद फिर भाजपा वही जाएगी जहां वो 2014 से पहले थे। 20-22% से बाहर नहीं जाएंगे। और हम लोगों को वो लोग ऐसा लगते हैं, इतना बड़ा लगते हैं, इतना तेजस्वी लगते हैं देखने में, और उनका चाल, उनका बोल, ये सब, अरे ये लोग हटेंगे क्या? कभी भी हो सकता है क्या? ऐसे लगता है। लेकिन आप इतिहास में देखिए, ऐसी लोग, इतना लोग गिर गए हैं और इतिहास उनको याद भी नहीं रखते हैं। उसके इसके बारे में ओनली बिटर मेमोरीज रह जाएगा। लेकिन अच्छे आपको क्या लगता है कि मोदी जी को लोग किस तरह से याद करेंगे? क्योंकि अब देखिए, मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। अरविंद केजरीवाल को लोग ये सोच समझते हैं कि देखिए उन्होंने गरीबों के लिए कितना काम किया। अरविंद केजरीवाल ने हेमंत सोरेन, ये जो दो सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है। आखिर किस तरह से मोदी जी याद रखे जाएंगे इतिहास में आपके हिसाब से? मैं, देखिए, आई डोंट वांट टू बी हार्श, लेकिन इतना बोल सकता हूं कि यू नो इतिहास ऐसी याद करेगी कि एक आदमी आया, बहुत बोला और लोगों को इतना मेस्मराइज किया, अच्छे बोलते थे और अच्छा चलते थे, बहुत मॉडर्न टेक्निक्स यूज करते थे, लेकिन उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं था, उनके पास कुछ सोच नहीं था। वो बिना देख के, बिना ये क्या बोलते हैं, वो आसपास में रखते हैं ना, टेलीप्रॉम्प्टर, टेलीप्रॉम्प्टर के बिना कुछ बोल नहीं सकते, उनको कुछ भी आइडिया नहीं है। बहुत इमेज बिल्डिंग किया है, ऐसे आ गया, मेस्पराइज किया, ऐसी ऐसी चला और फिर चले गए, अदृश्य हो गए। ऐसी ऐसी तरीके से आज का जो सरकार है, आज का जो प्रधानमंत्री है, उसके बारे में लोग और इतिहास याद करेगी, बस, इससे यानी ज्यादा कि नहीं। मोदी जी, आप कह रहे हैं कि मोदी जी भी अदृश्य हो जाएंगे? इनएविटेबल है ना, इनएविटेबल है। देखिए, उनका उनका लेकिन सर मुझे ये ये बताइए, ये वो क्या तरह छोड़, नीरू जी, ये क्या छोड़ के जा रहे हैं? क्या छोड़ के जा, कोई सिर्फ बात छोड़ के जा रहे हैं ना। लेकिन आप सर एक दिखाइए। चीज मुझे बड़ी डिफिकल्ट लगती है, मुझे भी लगता है कि मोदी जी का जो 23 करोड़ वोटर है, वो अभी भी मोदी का सपोर्टर है। एक बड़ा चंक है जो मोदी को आज सपोर्ट करता है, जिसने मोदी की एक लहर देखी थी, 2014 में देखी, 2019 में देखी, ठीक है, पुलवामा हुआ, व्हाटएवर। आज वो जनता या वो 23 करोड़ वोटर जो बीजेपी का है, वो क्या आज मोदी जी से दूर चला गया है, या मोदी जी के साथ वो रहेगा, चाहे मोदी जी कुछ भी कर ले, चाहे वो जितना भी झूठ बोले, जितना भी भ्रष्टाचार कर ले, वो एक कमिटेड वोटर है, वो मोदी के साथ ही रहेगा? आपको क्या कुछ लगता है?
कुछ लोग रहेंगे, कुछ लोग तो रहेंगे, लेकिन जो लोग भाजपा के साथ है, ये भाजपा का जो सोच है उनके उनके साथ है, ये जो जो सोच है भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और किसी किसी और रिलीजियस माइनॉरिटी को और किसी लोग को इधर इधर जगह नहीं है, ऐसा ऐसा रहना चाहिए। ऐसी लोग हमारे इतिहास में सैकड़ों साल से है और रहेंगे भी। लेकिन जो लोग 13-14 के बीच में जो लोग जुड़ गए हैं, ये हिंदुत्व के वजह से नहीं जुड़े हैं। ये विकास के और विकास के बातों पर बहुत विश्वास करके, जब तक तब तक जो सरकार था उसका भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोग आ गए हैं, और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोग खड़े हो गए हैं, उन लोग वो लोग जुड़े हैं ना नया, वो 28 18 20 22% के अतिरिक्त जो आए हैं, यानी कि वो ये कहा जाए और ये माना वो जाए लोग कि जुड़ेंगे। 2024 में डॉक्टर परकला, मोदी की लहर या मोदी का जादू, मोदी वेव, मोदी मैजिक, ऐसी नाम की कोई चीज 2024 में नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं नीलू जी, मेरे सोच में भाजपा के लिए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए मोदी जी बहुत बड़ा लायबिलिटी हो जाएंगे। लायबिलिटी हो गए हैं, वो लोग अभी रियलाइज नहीं करेंगे, वो लोग रियलाइज करेंगे नतीजे आने के बाद, और तब ये लोग सोचेंगे इसके बाद उनका संगठनों को कैसा फिर से खड़ा करना है। और हम जैसे लोग सोचेंगे भारत को इसके बाद जो डैमेज ये सरकार ने, ये नेतृत्व में जो हुआ भारत को, इससे भारत को फिर से खड़ा करने के लिए क्या करना है, हम लोग उसके बारे में सोचेंगे। वो लोग ये सोचेंगे जो संगठन जो कैसे खड़ा करें। संगठन कैसे करना है, खड़ा करना है, और जो नुकसान पहुंचा है ये लोग अभी जो बैठे हैं, इससे उनको कैसा बाहर आना है, वो लोग यानी उस दोनों पे बात बिजी है हैं। डॉक्टर परकला, दोनों बात है कि मोदी जी के हारने में भी चुनौती है, और अगर जीतते हैं तो फिर तो देश के लिए और बड़ी चुनौती होगी। दोनों देखिए तरफ चुन से चुनौती है। नहीं, नहीं, अब देखिए, उनको जीतने से चुनौती नहीं है, उनको जीतने से कैटास्ट्रोफी हो जाएगा। आप देखिए, मैं ये बात बोलने को मेरे को पसंद नहीं है। इट्स नॉट दैट आई लाइक टू से दीज थिंग्स, बट ये मेरा फर्ज है कि आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको दर्शकों को मैं ये चेतावनी जरूर देना चाहता हूं कि फिर से ये सरकार चुन के आ गई है तो 2-3 चीज आप बहुत कॉशियस रहना है। देखिए, जो अभी जो मणिपुर में हो रहा है ना, ऐसी स्थिति, ऐसी माहौल हर राज्य में होगा। नहीं, लेकिन डॉक्टर परकला, देखिए, हम ये मेरे को पूरा करने दीजिए, एक मिनट नीलू जी, ये सीरियस बात है ये। एक, दो, दूसरा, अभी जो आपको सुनने में आ रहे हैं, जब मुल्ले काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे, ऐसी ऐसी नारा दिल्ली सड़कों में अभी आपको कुछ लोग बोल रहे हैं, और इकोनॉमिक बॉयकॉट के बात हो रही है, आप हथियार रखिए घर में, ऐसी बात हो रही है, और आप घरों का मार्क कीजिए, ऐसी बात हो रही है, जेनोसाइड की बात हो रही है। ये हिंदुओं का राज देश है, और लोगों के लिए इधर जगह नहीं है, वो जाना चाहिए, पाकिस्तान जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए। ईसाइयों को एक बहुत देश है, मुसलमान को देश है, वो उधर जाना है, ये इधर जाना, ऐसी बात हो रहे हैं ना। ये ये कौन सी लोग है ये आप जो आप बोलेंगे, आप जैसे लोग बोलेंगे, अभी ये फ्रिंज एलिमेंट्स है।
किनारे में रहते हैं, वो लोग हैं ये। लेकिन ऐसी बात अगर ये सरकार फिर से चुन के आएँगे, तो आप ये ऐसी बात लाल किले से सुनेंगे। लेकिन डॉक्टर इतना परकला एक जो है। तरीका ये भी हो सकता है, आपने जो बातें कही, अब मोदी जी को तो अभी भी विश्व में बहुत लोकप्रिय नेता माना जाता है, आज भी उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, उनको विश्व का एक बड़ा नेता के रूप में माना जाता है, तो कई लोग ये भी सोचते होंगे कि आप लगातार मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर परकला प्रभाकर कोई एक कैंपेन मोदी जी के खिलाफ छेड़ रहे हैं? क्योंकि ऐसा जब आपके इंटरव्यूज़ जब लोग देखेंगे, तो वो यही कहेंगे कि डॉक्टर परकला एक कैंपेन चला रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। नीलू जी, अ, मोदी जी के खिलाफ कैंपेन करने के लिए क्या ज़रूरत है मेरे को? देखिए कि मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? वो बहुत बड़ा लोग है, वो सब लोग प्रधानमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, इतना बड़े लोग हैं वो लोग। ऐसी बात नहीं, एक। दूसरा ये है कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं एक आम जनता के रूप से बोल रहा हूँ। एक जी, एक एक वोटर के, और मैं एक समबडी देश का स्थिति, देश का माहौल, देश का आर्थिक स्थिति, देश की राजनैतिक स्थिति कुछ मैं अध्ययन किया हूँ। अ, इसलिए बोल रहा हूँ, एक। और दूसरा बात ये है कि मैं चुनाव में तो खड़ा हूँ नहीं, मेरे को क्या है इसमें? और ये भी आप ये भी आप मन में रखिए कि अगर मोदी जी हारेंगे तो मेरे को क्या फ़ायदा है? लेकिन मोदी जी जो कर रहे हैं, इसका नतीजा देश के लिए ठीक नहीं है। मेरे को ये समझ में आया है। मैं इकोनॉमी को स्टडी किया हूँ, सोसाइटी को स्टडी किया हूँ, जी, जी। कम्युनल सिचुएशन ख स्टडी किया हूँ, फेडरलिज़्म स्टडी किया हूँ। केंद्र और राज्य के बीच में जो जो होना चाहिए, ऐसी रिश्ता है क्या? ये स्टडी किया हूँ। ये स्टडी करने के बाद मैं इस ये इसमें पहुँचा हूँ कि ऐसी नीति, ऐसी चाल, ऐसी सरकार देश के लिए ठीक नहीं है। तो ये बोलना मेरा फ़र्ज़ है। जी, और बस एक और आखिरी सवाल। और एक बात मैं बोलना बोलना इम्पोर्टेंट है। देखिए, ऐसी बोलना मेरे को खुशी नहीं देती है। अच्छा, मेरे आपके जैसे लोग मेरे से पूछते हैं, देखो परकाला, तुमको एक चीज़ भी अच्छी चीज़ नज़र नहीं आती क्या? क्या है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? ऐसी ऐसी भी पूछते हैं लोग। आप हुँ, शायद आप शायद नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि आप मेरे को इज़्ज़त करते हैं, ऐसे रूड नहीं पूछना चाहते हैं आप। लेकिन लेकिन मैं ये आपके आपके सामने मैं ये लाना चाहता हूँ, आपके दर्शकों के सामने, बहुत लोग प्राइवेट कन्वर्सेशंस में ये मेरे को पूछते हैं। देखिए, आप आप एक डॉक्टर के पास जाएँगे, मैं एक डॉक्टर के पास जाऊँगा, तो वो डॉक्टर हमको बोलेंगे, "परकला, तुम्हारा हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है।" तो मैं बाहर आके ये बोलूँ क्या? क्या डॉक्टर है ये? मेरा कान अच्छा है, मेरा आँख अच्छा है, मेरा नाक अच्छा है, मेरा मुँह अच्छा है, मेरा हाथ अच्छा है, मेरा पैर अच्छा है। ये सब नहीं बोलते हैं ये सिर्फ़ मेरे हार्ट के बारे में बोलते हैं। लेकिन देखिए, ये आपका हाथ अच्छा है, आपका आँख अच्छा है, आपका नाक अच्छा है, आपका पैर अच्छा है, आपका आपका ये हाथ अच्छा है। ऐसी तालियाँ बजाने के लिए आपको बहुत लोग हैं। आपका न्यूज़ हुँ, एजेंसीज़ है, आपका जो आपने जी, आप लोग बोलते हैं गोदी हाँ, मीडिया काफ़ी है, बहुत जी, लोग हैं। जी। लेकिन बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। एक बहुत मेरा छोटा ड्यूटी ये। सवाल सर, काफ़ी समय हो गया है। एक छोटा सवाल बस आखिरी में आपसे पूछूँगी कि जब आप इतनी बातें मोदी सरकार के नीतियों के खिलाफ करते हैं, तो आपको कभी कोई धमकी या कोई जान से मारने की धमकी या आपके ऊपर कोई हमला, क्या आपको इसका डर नहीं लगता है? कभी आपको डर नहीं लगा कि आपके पीछे भी पड़ सकती है मोदी सरकार? डर नहीं है, लेकिन ये अनुमान है मेरे को। और बहुत लोग में सोशल मीडिया में इतना खराब बात करते हैं, हुँ, छोड़ दीजिए। और कुछ लोग
एनोनिमस कॉल्स भी करते हैं, बहुत धमकी देते हैं। और ये भी मैं बोलना चाहता हूँ इस टाइम में कि कुछ लोग मेरे पास आए भी थे, ऐसा बंद करो, ऐसा मत बोलो, ये ठीक नहीं है, ऐसा ऐसा सॉफ्टली वार्न करके भी गए थे। लेकिन देखिए, ये ये मेरा इंडिविजुअलिटी का सवाल नहीं है, ये सवाल है देश का। और देश अभी ठीक है। ऐसी ऐसी पॉइंट में पहुंचा है कि अभी ठीक ठीक कदम नहीं उठाए तो बहुत बहुत नुकसान हो जाएगा। चलिए इसलिए मैं आपका बहुत जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रकला। थैंक यू सो मच।